हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टैरी का एग्जाम जो 8 तारीख में हुआ है उसका फुल पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन पेपर देखेंगे, लैंग्वेज वाला देखेंगे, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का देखेंगे पूरे 40 क्वेश्चन, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, एसएसटी का देखेंगे, जीएस का देखेंगे, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो आपकी यह क्लास 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 तारीख में पूरा पेपर देख लेते हैं और पूरे सटीक आंसर के साथ है। तो जिसका जो सब्जेक्ट हो अपना देख लीजिएगा। और सबसे पहले हम कॉमन सब्जेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन पूछा है। ये 8 तारीख का पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, टुडे इज संडे, द डे बिफोर एस्टरडे वाज। और तो इसमें इसके साथ क्या लगेगा? ए है ट्यूसडे, बी है थर्सडे, सी है फ्राइडे और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। और ई में कहा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या कहते हैं? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, टुडे इज संडे, उसके बाद द डे बिफोर एस्टरडे वाज, तो उसको क्या कहते हैं? फ्राइडे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्राइडे आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, मोटा हो गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्राइडे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसके लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन था। तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज में इंग्लिश वाला 8 क्वेश्चन आता है, बाकी जो बचता है तो वो हिंदी में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा। लैंग्वेज क्या इंग्लिश वाला दूसरा ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर ई वाला ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो हस्बैंड्स के भाई को क्या कहते हैं? कजिन्स, बी है ब्रदर इन लॉ और सी है सन और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो क्या कहते हैं? हस्बैंड्स के ब्रदर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्बैंड्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मदर्स पेरेंट्स आर, मदर पेरेंट्स आर, ए ऑप्शन में है सन इन लॉ और बी है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और सी है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्या कहते हैं? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मदर्स पेरेंट्स आर, माता के मदर मतलब मदर्स पेरेंट्स आर क्या कहते हैं? तो उसे नन ऑफ द एबव कहते हैं। ना तो सन इन लॉ कहेंगे, ना तो पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, ना ही मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। नन ऑफ द एबव हो जाएगा चौथे का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। इसमें क्या भरा जाएगा? एन होगा कि द होगा? ए मोर देन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भरा जाएगा, द भरा जाएगा। इन द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, इन द स्कूल ऑल, यहाँ पे द रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे छठवां नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो आई हैव ए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में है आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस। तो इसमें से क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे ए होगा कि द होगा, सी है एन, तो यहाँ पे एन भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। तो इज नॉट ए रिवर, तो इसमें मतलब नदी कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा वे ऑफ बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, तो वे ऑफ बंगाल हो जाएगा। गंगा भी एक नदी है और गोदावरी भी एक नदी है, मोर देन ऑफ द एबव दो सही है, तो यहाँ पे मोर देन ऑफ द एबव ये बात सही रहेगी। लेकिन वे ऑफ बंगाल ये एक नदी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइविंग रूम। तो मतलब इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ड्राइविंग रूम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ए है वॉशिंग मशीन, और बी है सोफा सेट, सी है चिमनी, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो सोफा सेट तो है, और वॉशिंग मशीन भी नहीं है, और चिमनी भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चिमनी और क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो मोर देन वन ऑफ द एबव ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, लेकिन सोफा सेट रहेगा कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अब हिंदी वाला देख लेते हैं, 9 नंबर से है हिंदी वाला। तो ये कल का क्वेश्चन है, आई थिंक मैं 9 तारीख को इसे हल करवा रही हूँ। तो क्या कहते हैं, तो 8 तारीख का पूरा फुल पेपर है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। जिसका जो पेपर है मेन सब्जेक्ट है उसे देखिएगा ज़रूर आप लोग। ठीक है, पूरे सटीक आंसर के साथ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है, केकी का है केकी, खा है विहंग, गा है खग, और घा है पिग विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के प्राय का है? तो इसमें से कौन सा पक्षी के प्राय का है? तो यहाँ पे हो जाएगा खा और गा। विहंग भी है और खग भी है। विहंग मिस पक्षी होता है, यहाँ पे विहंग मिस पक्षी होता है, खग मिस पक्षी होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खा भी होगा और गा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे कहा है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो ए है का पुरुष कायर, बी है शकल विकल्प, सी है कुत्सा निंदा, डी है उपयोग में से एक से अधिक, और ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या कहते हैं, एक भी सही नहीं है। विलोम का शब्द कहा है तो का पुरुष कायर, शकल विकल्प और कुत्सा निंदा, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह कहना आपकी गलती है। तो इसमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में है, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपवाक्य। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प का भेद नहीं है? तो उपवाक्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उनार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो, तो यहाँ पे भी ऑप्शन होगा सही, अनाहून हो जाएगा, अनाहून। ठीक है, तो 14 का बी ऑप्शन, 14 का बी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर है, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा की माप तौल कराने वाले क्या कहते हैं, विशेषण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, परिणामवाचक कहते हैं। अगला है, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो यहाँ पे है ऋण शब्द और योग ऋण, यौगिक शब्द, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई भी नहीं। तो रचना के आधार पर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऋण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? यहाँ पे कहा है कौन सा मात्रिक छंद है? तो पहला है दोहा, और बी है इंद्रावज्र, और सी है सोरठा, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, तो दो सही है, तो इस कारण यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार पूछा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है यहाँ पे। ठीक है,
19 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो किसमें इसमें प्रत्यय नहीं है? पहला है झुकाव, बी है उल्लेखनीय और सी है भाव विहल, डी है उपयोग में से एक से अधिक, ई है उपयोग में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द यही है, भाव विहल है। ठीक है, तो यहाँ पे भाव विहल ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यय रहित यही वाला शब्द है। झुकाव इसमें भी प्रत्यय है, नी उल्लेखनीय इसमें भी प्रत्यय है, लेकिन भाव विहल में प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है। विचार या भाव प्रकट करने वाले सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाते हैं, ये बात सही है। विचार या भाव प्रकट करने का साधन सही है। विचार भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इस कारण यहाँ पे उपयोग में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जो स्वर होता है उसके कितने 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे हास्य स्वर कौन सा है? यहाँ पे कहा है हास्य स्वर कौन सा है? आ, ई, आ और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। हास्य स्वर जो है यहाँ पे आ है, आ को हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे अगला है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो यहाँ पे कहा है व्यंजनों के आधार पर यहाँ पे कहा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो कितने भागों में किया जा सकता है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 भागों में। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ए है ख, छ और सी है चा और उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चा हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनि इसमें से चा होगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें घोष ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे और ए ऑप्शन में है गा, बी में है धा, सी में है जा और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या कहते हैं? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन सही है घोष शब्द। ठीक है, गा, जा, धा, दो इसमें से दो ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे उपयोग में से एक से अधिक सही हो जाएगा 25 का। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मा, फा और पा। तो यहाँ पे मा, पा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मा, पा। तो प्रकंपी व्यंजन है, तो इसमें से कहा है प्रकंपी व्यंजन है, तो यहाँ पे र को प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, र हो जाएगा। प्रकंपी व्यंजन क्या होता है? र होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अर्धस्वर य, ड़, व। यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, य, ड़, व। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, अर्धस्वर इसे कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है चा वर्ग का व्यंजन है। यहाँ पे कहा है चा वर्ग का व्यंजन है, ये व्यंजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है इसमें? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, चा वर्ग का, जा, छा, जा। ठीक है, झा। तो इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये लैंग्वेज वाला पूरा खत्म हो गया, मतलब ये लैंग्वेज के पूरे 30 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, बाकी सारे हिंदी के थे। तो पूरा यह खत्म हो गया 8 तारीख वाले पेपर का लैंग्वेज वाला पार्ट। तो अब हम देखते हैं जनरल स्टडीज़ का पार्ट, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ में पूरे 40 क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं पूरे 40 क्वेश्चन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट। तो इसमें जनरल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर से। तो 30 क्वेश्चन हो गया, अब जनरल स्टडीज़ का 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य के गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्या कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिमल पटेल है। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए सदन भवन के वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 32 नंबर का जनरल स्टडीज के 32 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्या कहते हैं, ना तो अनुराग कश्यप की कनेडी है, और ना ही नीरज पांडे की खाकी, ना ही कनु बहल की आगरा, और ना ही ये वाला होगा। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें पूछा है 34 नंबर में पूछा है, अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे क्या कहते हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसमें से ए ऑप्शन में कहा है कांगो गणराज्य, और बी है कोमोरोस, और सी है गैवन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोमोरोस हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोमोरोस हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे कहा है मानव अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो क्या कहते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय IN सेना के संस्थापक कौन थे? तो क्या कहते हैं, मोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो ना तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ना तो ये थे लाला लाजपत राय, और इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय INA के संस्थापक मोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है दलित आंदोलन से, बी है किसान आंदोलन से, सी है आदिवासी आंदोलन से, और क्या कहते हैं, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन इधर रहा, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्नाटक और उत्तराखंड, गुजरात,
इसमें से दोनों जगह मतलब दोनों स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 39 नंबर का, ठीक है। 39 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही जाए, 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो इसमें से अगला क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में में जमा होता है। जो खनिज होता है वो निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, ये पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसादी चट्टान है और आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से दलहन है, बी है बाजरा, सी है ज्वार। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, ठीक है। तो दलहन को एक फलीदार फसल कहा जाता है, दलहन को, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हैं। तो इसमें से कहा है कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नो नो नो, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर और पोरबंदर हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर और पोरबंदर हो जाएगा, चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो सिल्वर और पोरबंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, स्टेलेक्लाइट एवं स्लेगेमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो किससे स्थलाकृतियाँ ये बनती हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को यहाँ पे कहा है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। 46 नंबर है, भारत का स्थलाकृतियाँ मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे कहा है भारत का स्थलाकृतियाँ मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो आई थिंक यहाँ पे दो ऑप्शन राइट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, भारतीय सर्वेक्षण होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो किसके रूप में वर्णित किया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी डी सावरकर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी सावरकर हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। अगला देखते हैं 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो इसमें से कहा है, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे पहले घटना कौन सी, कहाँ पे मतलब कौन सी हुई थी। तो संथाल विद्रोह है, बी है ताना भगत आंदोलन, सी है बिरसा मुंडा का विद्रोह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह हो जाए, संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब मनाया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 का। तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के स्वदेश एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन में बनाया, मतलब भारत ने अपनाया, बंगाल विभाजन में अपनाया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा इधर।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ पे पूछा है कौन थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चितरंजन दास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चितरंजन दास हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बहिष्कार में किसानों की अगुवाई की। तो किसने अगुवाई की थी। तो ए ऑप्शन में है राजकुमार शुक्ल, और बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है स्वामी विद्यानंद, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। ठीक है, 52 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना यहाँ पे पूछा किसने की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, डेविड एहर ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 54 नंबर में कहा इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए आगे देखते हैं, मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, डफरीन, और बी है करजन, और सी है मिंटो, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 54 का। तो 54 का इसमें से क्या कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करजन हो जाएगा। ठीक है, तो 54 का यहाँ पे करजन ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे मैथ स्टार्ट है। तो आई थिंक मैथ्स के आठ क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है 5 गेंदों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 गेंदों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो बड़ा और एक गेंद की कीमत कितना होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 का। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो 55 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 850 रुपये, और रुपये 125 हो जाएगा 55 का। तो 56 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका पश्चात मुनाफा कितना होता है। तो कोई दुकानदार है, वो वस्तु को 615 में खरीद रहा है और 820 रुपये में उसे बेच दे रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35.50% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35.50% हो जाएगा। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन में है एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसमें से कौन सा सही होगा 57 में। इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 58 नंबर क्वेश्चन इधर रहा। यहाँ पे एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे कहा है इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी यहाँ पे पूछा है। तो आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्याओं को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का मध्य 3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे दी गई संख्याओं का माध्य, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 56.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे ये भी क्या कहते हैं, मैथ्स का ही सवाल है। 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ग बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में कितनी होगी। तो यहाँ पे वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 और 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर देखते हैं। तो 61 नंबर का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो 61 नंबर
नंबर क्वेश्चन का आंसर यन 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। ठीक है, तो 61 नंबर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में है मूलो -1 और 4 वाला घात समीकरण है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दो घात समीकरण है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, x² - 3x - 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 63 यहाँ पे इधर है 63 नंबर क्वेश्चन। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो सूर्य जो है वो अवलोकन बिंदु है। तो इसमें से क्या कहते हैं L1 ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन है अदरक एक भूमिगत तना है जो जड़ नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है क्यों नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। यह खाद्य सामग्री का भंडार है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है और इसमें गांठियम वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस वाले अब क्वेश्चन है 6 से 7 8 क्वेश्चन होंगे साइंस के। तो अगला देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो यह क्या कार्य करेगा? इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन सही नहीं है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरदर्श वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो यह किस कारण से होता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक हो जाए। दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। प्रकाश किरण का आंतरिक परावर्तन होने से प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदल रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा है निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चाल पूछा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, C/137 हो जाएगा। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 69 नंबर क्वेश्चन में है एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 69 में? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, E/81 हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन बचा है जनरल स्टडीज का, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है? तो आई थिंक इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ई ऑप्शन राइट हो जाएगा 70 का। ठीक है, तो पूरे ये 40 क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज के, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक पूरे सटीक आंसर के साथ कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो सकता है तो उसे मैं नहीं बता सकती हूँ, मतलब कि, और बाकी सारे क्वेश्चंस सही, पूरे सही आंसर के साथ हमने पूरा मतलब बताने की मैंने कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। और आप सब्जेक्ट्स वाला देख लेते हैं। तो पूरे 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे और पूरे 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। तो चलिए अब हिस्ट्री वाला देख लेते हैं। हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो द वेल्थ ऑफ रचना जो है वो एडम स्मिथ का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है,
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है टाइद क्या था। तो यहाँ पे कहा है टाइद क्या था। तो ए है नमक कर, और बी है, तो बी में है धार्मिक कर, सी है कृषि कर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नमक कर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हिस्ट्री का ये पेपर चल रहा है जिसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा है डिस्कोर्स ऑन इनकलेटिक सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। तो किसने लिखा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, रूसो हो जाएगा। डिस्कोर्स ऑन इनकलेटिक सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। तो रूसो ने लिखा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जाना हुआ था। तो यहाँ पे ए है कॉर्सिका, बी है सेंट हेलेना, सी है एल्बा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा और कार्सिका हो जाएगा। ठीक है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ था। तो यहाँ पे कार्सिका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द लो नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, माउंटेस्क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माउंटेस्क्यू हो जाएगा, इन्होंने ही लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में था किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे कर्सिका था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही था, कर्सिका हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। तो किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था किसने, कुतुबुद्दीन ने। तो आई थिंक इसमें से कंफर्म आंसर नहीं है। तो यहाँ पे 2 लाख जीतल ये हो सकता है, या बी ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है सही, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाला आंसर इसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खिलाफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। बगदाद के खिलाफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। तो किसके द्वारा प्राप्त कब मान्यता प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1228 में प्राप्त हुई थी मान्यता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया। नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बहराम शाह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहराम शाह हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 8 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर है यहाँ पे बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। यहाँ पे कहा है बलवन को किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। तो अमीर ए शिकार के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर ए शिकार के लिए नियुक्त किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। तो किसने बनवा लिया था। तो इल्तुतमिश ने बनवा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। तो 10 नंबर के बाद 11 नंबर हम देखते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। तो अकबर की जो अंतिम विजय थी, सबसे आखिरी में कहाँ पे वो विजय प्राप्त किया था अकबर। तो क्या कहते हैं, वो असीरगढ़ में प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर की अंतिम विजय जो थी वो असीरगढ़ थी। ठीक है, तो 11 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 12 में है इब्दाद खान का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो कहाँ पे करवाया था, आगरा में, फतेहपुर सीकरी, सी है दिल्ली, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ पे करवाया था। तो क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। 11 वाला एक बार और देख लेते हैं। आई थिंक
हाँ, ये ऑप्शन सही है, असीरगढ़ में करवाया था, ऑप्शन सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक था, तो ए ऑप्शन में है शाह आलम द्वितीय, बी है आलमगीर द्वितीय, सी है अकबर द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मुगल शासक, तो मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा, आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल शासक था वो गिर द्वितीय था। ठीक है, तो 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में कहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था? मतलब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसी टार्ट था। ठीक है, तो बेसी टार्ट था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक बेसी टार्ट था। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे है फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए है खान बहादुर। और 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, और सी है लियाकत अली, और डी है प्रयोग में से एक से अधिक, ई है प्रयोग में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको शायद 15 नंबर नहीं कराया, कराती हूँ आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 16 का क्या कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था यहाँ पे पूछा है, तो डफरिन था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डफरिन था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो 17 वाला हो गया, यहाँ पे डफरिन था। 18 नंबर है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था विभाजन, क्या कहते हैं यहाँ पे कहा है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1907 में विभाजन हुआ था। ठीक है, तो 18 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दांडी यात्रा गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों के ने प्रतिभाग किया था? तो कितने प्रतिभाग किए थे? तो यहाँ पे 78 ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर है। तो यहाँ पे है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 नंबर हो गया सैन फ्रांसिस्को, सी ऑप्शन राइट था यहाँ पे। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो वो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? तो हड़प्पा के संबंध में सबसे पहले किसने उल्लेख किया है? तो चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स मेसन हो जाएगा। तो 24 नंबर देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ पे ये मतलब लकड़ी के को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालीबंगन में मिलता है। ठीक है, कालीबंगन में हड़प्पा के स्थल पर जो था लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कालीबंगन में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे है किस मौर्य शासक को सेंट्रको कोटम के रूप में संबोधित किया गया है? तो किसको संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। ठीक है, सेंट्रो 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 कोटम के रूप में, सेंट्रो कोटस के रूप में। ठीक है, सॉरी, सेंट्रो कोटस लिखा हुआ है, सेंट्रो कोटस के रूप में संबोधित किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 25 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की?
तो किस शासन काल में बोध गया की क्या कहते हैं यात्रा की थी? तो क्या कहते हैं 10वें। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें। 27 नंबर है, किस अभिलेख में अशोक की त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्की हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मस्की हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा है मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता क्या था? यहाँ पे कहा है तो अधिकार भ्रमण था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकारी भ्रमण था। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है 29 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो ये व्यापार और वाणिज्य था। रूपा जीवा जो था वो व्यापार और वाणिज्य था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र में संबंधित था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र में संबंधित था? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भू स्वराज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? भू स्वराज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भू स्वराज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है भू राजस्व हो जाएगा। ठीक है, भू राजस्व हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र में संबंधित था? क्षेत्र से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था। ठीक है, तो हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14वीं 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। तो ये पूरे एसएसटी के क्वेश्चंस थे। तो अब 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? माइकलो एंजेलो कौन था? इसमें से 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्रकार था। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, चित्रकार था। ठीक है, चित्रकार था। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन, चित्रकार था। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव जो था, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमंती था। ठीक है, हर्ष का प्रधान सचिव अमंती था। यहाँ पे पहला ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं आगे। 35 नंबर, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो किसने हर्षवर्धन के पास राजदूत बनाकर भेजा था? तो हंस वेग ने भेजा था। ठीक है, तो किसने भेजा था? हंस वेग ने भेजा था। तो 35 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता है? चाट एवं भाट कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पुलिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो किसने द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजराज प्रथम। कौन? राजराज प्रथम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राजराज प्रथम ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन के किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन के। ठीक है, जॉन के। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अड़तीस नंबर आई थिंक नहीं हुआ शायद, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? तो ये 38 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का 38 नंबर क्वेश्चन। आदित्य प्रथम ने, बी है राजराज प्रथम ने, सी है राजेंद्र प्रथम ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, 38 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखना था, तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो 40वां नंबर क्वेश्चन ये रहा इधर, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के जॉर्ज स्टीफेसन ने रेलवे चलाई? तो किसने रेलवे चलाई थी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
1829 हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1829 हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट से हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जियोग्राफी का, जीएस का देख लेते हैं। ठीक है, जीएस के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे 40 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, पूरे हिस्ट्री का पूरा हो गया। अब चलिए जीएस का देख लेते हैं। जीएस के बाद आप लोग जो बोलिए हाँ क्या कहते हैं, इसके बाद हम पॉलिटी साइंस का देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का पॉलिटी साइंस और सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं। और क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, ये 3 सब्जेक्ट हम कल करवा देंगे। ठीक है, आई थिंक मेरे पास सारे पेपर्स हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हम कल देख लेंगे पॉलिटी साइंस का और क्या कहते हैं उसका, जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, ये 3 कल हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मैं सारे पेपर्स जो भी डेली पेपर हो रहे हैं तो मैं सारे पेपर करवा रही हूँ आप लोगों को। आई थिंक पूरे सटीक आंसर के साथ में करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी डेली में पेपर हो आप लोगों तक सबसे पहले मतलब पहुँच जाए। आप लोग पहले देख लीजिए पेपर, मैं सारे पेपर करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी साइंस और भी जितने हैं तो मैं आज कल करवाऊँगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।